कभी सोचा है जो गाड़ियां आजकल सड़कों पर दिख रही हैं इलेक्ट्रिक वाली, उनकी बैटरी में क्या है? या जो तार हमारे घरों तक बिजली लाते हैं उनमें? लिथियम, कॉपर, ये नाम आजकल बहुत सुनने में आ रहे हैं। और भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को बदलने और अपनी अर्थव्यवस्था को आप जानते हैं 5 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए इन खनिजों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। और इसके लिए भारत देख रहा है हज़ारों मील दूर लैटिन अमेरिका की तरफ। नमस्कार, आज हम इसी बड़े ज़रूरी मुद्दे की गहराई में उतर रहे हैं। भारत की ये जो महत्वपूर्ण खनिज रणनीति है और इसमें लैटिन अमेरिका का क्या रोल है। ये पूरी चर्चा आधारित है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में छपे एक लेख पर। और हाँ, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीएस मेंस पेपर 2, पेपर 3 मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, सब में ये फिट बैठता है। और आम लोगों के लिए भी ये जानना दिलचस्प है कि भारत अपने भविष्य के लिए दुनिया में कैसे अपनी जगह बना रहा है। तो आज हम क्या समझेंगे, क्यों है ये खनिज इतने ज़रूरी? लैटिन अमेरिका ही क्यों, इस रेस में और कौन है, चीन क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, क्या मौके हैं, क्या चुनौतियां? चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। ये लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, ये अचानक इतने अहम क्यों हो गए? ये सिर्फ जमीन से निकलने वाली धातुएं ही तो हैं या कुछ और बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ धातुएं नहीं है। देखिए, ये आज की जो दुनिया है ना, उसकी नई जियो इकोनॉमिक्स मतलब भू अर्थव्यवस्था उसके बिल्कुल सेंटर में है। जियो इकोनॉमिक्स मतलब भूगोल और अर्थव्यवस्था का खेल। हाँ, बिल्कुल। कैसे जमीन के संसाधन देशों की ताकत तय कर रहे हैं, और ये खनिज सीधे सीधे जुड़े हैं हमारी क्लीन एनर्जी क्रांति से। सोचिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, इन सब के लिए चाहिए ही चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं SDGs, उनको पाने के लिए, हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब ये आज के औद्योगिक रील बन गए हैं। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इन खनिजों पर कंट्रोल या इनके सप्लाई चेन पर पकड़, ये अब देशों की एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल बढ़त तय कर रही है। और भारत के लिए, भारत का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य और पेरिस समझौते के तहत कार्बन एमिशन कम करना, मतलब जीवाश्मी ईंधन से दूरी, जी। ये दोनों ही चीजें इन खनिजों के बिना तो मुमकिन नहीं लगती। लेकिन एक दिक्कत है ना? भारत में ये मिलते नहीं है उतनी मात्रा में। सही कहा, भारत में इनके भंडार सीमित हैं, जबकि हमारी ज़रूरतें, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां और रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर देने की वजह से तेजी से बढ़ रही हैं। तो हमें बाहर देखना ही पड़ेगा अपनी सप्लाई सुरक्षित करने के लिए। तो फिर लैटिन अमेरिका ही क्यों? मतलब दुनिया में और भी जगह होंगी, लैटिन अमेरिका में ऐसा क्या खास है? लैटिन अमेरिका इस मामले में एक हॉट स्पॉट बनकर उभरा है, खासकर लिथियम और कॉपर के लिए। वहाँ वो मशहूर लिथियम ट्रायंगल है। हाँ, सुना है इसके बारे में। अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली। जी हाँ, ये 3 देश, इनके जो नमक के मैदान हैं, रेगिस्तान है, उनके नीचे दुनिया का करीब 60% से ज्यादा लिथियम का भंडार है, ऐसा अनुमान है। 60%? ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। हाँ, बहुत बड़ा। और सिर्फ लिथियम नहीं, चिली और पेरू के पहाड़ों में कॉपर यानी तांबे के भी बहुत बड़े भंडार हैं। और तांबा तो आपको पता ही है, बिजली के तार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर जगह जरूरी है। तो अगर आप बड़ी पिक्चर देखें तो लैटिन अमेरिका की ये संसाधन भारत के जो बड़े आर्थिक और पर्यावरण वाले लक्ष्य हैं, उनके लिए एक तरह से लाइफलाइन बन सकते हैं। लाइफलाइन। लेकिन जाहिर सी बात है, इतने बड़े खजाने पे नजर सिर्फ भारत की तो होगी नहीं, मतलब यहाँ तो भीड़ होगी। बिल्कुल, यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। इन खनिजों के लिए ग्लोबल रेस चल रही है, जबरदस्त होड़ मची है। और लैटिन अमेरिका, खासकर लिथियम के लिए बड़ी शक्तियों के बीच खींचतान का, आप कह सकते हैं, एक नया अखाड़ा बन सकता है। और इस अखाड़े में सबसे बड़ा पहलवान कौन है अभी? चीन? हाँ, अभी तो चीन का पलड़ा भारी दिखता है। इस रीजन में चीन की जो मौजूदगी है, जो निवेश है, वो भारत के मुकाबले कई ज्यादा बड़ा और पुराना है। चीन कितना एक्टिव है वहाँ? मतलब किस तरह का निवेश है, क्या स्केल है? चीन ने बहुत पहले और बहुत तेजी से काम शुरू किया। आंकड़े बताते हैं कि 2018 से अब तक चीन ने वहाँ के माइनिंग और मिनरल प्रोसेसिंग में, मतलब खनन और खनिज साफ करने में, $16 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। $16 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी। और ये निवेश फैला हुआ है। अर्जेंटीना में लिथियम प्रोजेक्ट से लेकर पेरू के माइनिंग सेक्टर के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल तक। चिली में भी, जहां लिथियम बहुत है, चीन सबसे बड़ा खरीदार है। उनका लक्ष्य साफ है,
वो एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाना चाहते हैं। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब वो सिर्फ कच्चा माल खोद कर लाना नहीं चाहते, वो पूरी चेन कंट्रोल करना चाहते हैं। खदान से निकालने से लेकर उसे रिफाइन करने और फिर उससे बैटरी जैसी चीजें बनाने तक, सब कुछ। और वो इसे अक्सर अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से भी जोड़ देते हैं, जिससे उनका दबदबा और मजबूत हो जाता है। तो चीन के इतने बड़े खेल के सामने भारत कहाँ है? हमारा तरीका क्या है? क्या हम रेस में हैं भी? देखिए, तुलना करें तो भारत का अप्रोच अभी थोड़ा मामूली या मॉडेस्ट कह सकते हैं। हमारी सरकारें G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते कर रही हैं, ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियों की बड़ी भागीदारी है या चीन की तरह पूरी सप्लाई चेन को एक साथ जोड़ने की कोशिश, वो अभी उतनी नहीं दिखती। लेकिन कुछ तो हुआ होगा हाल में, कुछ कदम तो उठाए होंगे भारत ने। हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा। पिछले कुछ सालों में भारत का फोकस बढ़ा है लैटिन अमेरिका पर, और एक बहुत अहम कदम उठाया गया जनवरी 2024 में। भारत की एक सरकारी कंपनी है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में काबिल। अच्छा, काबिल, ये नाम नोट करने वाला UPSC वालों के लिए। तो काबिल ने क्या किया? काबिल ने अर्जेंटीना की एक सरकारी कंपनी है कैमिन से उसके साथ एक समझौता किया। ये लैटिन अमेरिका में भारत की पहली सीधी माइनिंग पार्टनरशिप थी। इस समझौते से भारत को वहां 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर लिथियम खोजने और निकालने का अधिकार मिला। ये एक बड़ी बात है। हाँ, ये तो बड़ी खबर है। पहली सीधी पार्टनरशिप। जी, और ये रुका नहीं। इसी साल फरवरी 2025 में एक और MOU साइन हुआ है इन्हीं दोनों के बीच, जो सहयोग को और गहरा करेगा। इसके अलावा चिली के साथ भी कॉपर और लिथियम पर बातचीत चल रही है, और अब प्राइवेट कंपनियां भी पेरू बोलिविया में मौके तलाश रही हैं। तो हाँ, भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि एक पार्टनर बनने की कोशिश कर रहा है, भले ही शुरुआत अभी थोड़ी धीमी लगे। तो ये साफ है कि अगर भारत को वहां अपनी जगह बनानी है तो सिर्फ चीन की नकल करने से या सिर्फ पैसा लगाने से बात नहीं बनेगी। हमें कुछ अलग करना होगा, है ना? बिल्कुल सही। सिर्फ संसाधन निकालना वो पुराना मॉडल है और शायद लंबे समय तक टिके भी ना। भारत को सिर्फ एक खरीदार या निवेशक नहीं बल्कि एक ज्ञान भागीदार यानी नॉलेज पार्टनर के तौर पर खुद को पेश करना होगा। नॉलेज पार्टनर, ये सुनने में तो अच्छा है, पर इसका मतलब क्या है जमीन पर? मतलब हम क्या दे सकते हैं उन्हें जो शायद चीन ना दे रहा हो? यही भारत के लिए बड़ा अवसर है। चीन का फोकस ज्यादातर बड़े निवेश और बड़े पैमाने पर निकालने पर है। भारत कुछ अलग कर सकता है। पहला, टिकाऊ टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल तरीके। जैसे लिथियम निकालने में पानी बहुत लगता है, भारत सोलर पावर से चलने वाले इवेपोरेशन पॉन्ड्स को बढ़ावा दे सकता है, या कॉपर प्रोसेसिंग में विंड एनर्जी का इस्तेमाल। ये भारत की फ्रूगल इनोवेशन वाली इमेज से भी मैच करता है। कम लागत में अच्छा समाधान। हाँ, ये पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर होगा। बिल्कुल। दूसरा, डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता। भारत अपनी IT पावर का इस्तेमाल कर सकता है। ब्लॉकचेन, IoT जैसी चीजों से पूरी सप्लाई चेन को ट्रांसपेरेंट बना सकता है। इससे पता चलेगा कि माइनिंग ठीक से हो रही है, पर्यावरण का ध्यान रखा जा रहा है, लोकल लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं। ये चीजें आजकल बहुत मायने रखती हैं। ये तो अच्छा आइडिया है। तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ निकालने के लिए नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। और तीसरा, वैल्यू एडिशन और सर्कुलर इकोनॉमी। मतलब सिर्फ कच्चा माल न लाएं, वहीं पर लैटिन अमेरिका में ही बैटरी बनाने या मिनरल प्रोसेस करने की यूनिट लगाने में मदद करें। अच्छा, वहीं पर। इससे तो उन्हें भी फायदा होगा, रोजगार मिलेगा। जी हाँ, और साथ में पुरानी बैटरी, पुराना कॉपर रिसाइकल करने का सिस्टम बनाएं, जिसे सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, कचरे को वापस संसाधन बनाना। इससे नए खनन पर दबाव कम होगा। ये तरीके भारत को एक जिम्मेदार, लंबे समय तक टिकने वाला पार्टनर बना सकते हैं, सिर्फ एक एक्सट्रैक्टिव पावर नहीं। ये तो हुई अफसरों की बात, और ये वाकई में एक अलग रास्ता दिखाते हैं। लेकिन जाहिर है ये रास्ता फूलों भरा तो होगा नहीं। मुश्किलें क्या हैं? बड़ी चुनौतियां क्या हैं इस राह में? हाँ, चुनौतियां बहुत हैं और काफी गंभीर हैं। उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं। जैसा मैंने कहा, लिथियम निकालने में बहुत पानी लगता है, खासकर चिली के अटाकामा जैसे सूखे रेगिस्तानों में। इससे वहाँ के इकोसिस्टम पर, पानी के स्रोतों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी तरह पेरू वगैरह में बड़े पैमाने पर कॉपर माइनिंग से भी जमीन, पानी खराब होता है।
इसको लेकर वहाँ विरोध भी होते हैं। हाँ, ये तो आजकल हर बड़े प्रोजेक्ट में होता है। दूसरी बड़ी चुनौती है पॉलिटिकल और रेगुलेटरी अस्थिरता। मतलब लैटिन अमेरिका के कई देशों में सरकारें बदलती हैं तो नियम भी बदल जाते हैं। आज खनन के नियम कुछ है, कल नई सरकार आई उसने बदल दिए, या रॉयल्टी बढ़ा दी, या कभी-कभी तो राष्ट्रीयकरण तक की बात होने लगती है। ओह, मतलब आज आपने इतना बड़ा निवेश किया और कल सरकार ने कहा अब ये हमारा है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। जी, ये बहुत बड़ा रिस्क है। इससे निवेश का माहौल खराब होता है। और तीसरी चुनौती है भू राजनीतिक तनाव और कीमतों का उतार चढ़ाव। ये सारे खनिज ग्लोबल मार्केट में बिकते हैं। दुनिया में कहीं कोई टेंशन हुई या बड़ी ताकतों में झगड़ा हुआ तो सप्लाई चेन टूट सकती है, कीमतें अचानक बढ़ या घट सकती हैं। चीन जैसे बड़े प्लेयर का मार्केट पर दबदबा भी कीमतों को प्रभावित कर सकता है। ये सारे रिस्क मिलकर भारत के लिए रास्ता मुश्किल बनाते हैं। तो फिर इनसे निपटा कैसे जाए? इन बड़े जोखिमों को मैनेज करने के लिए भारत क्या कर सकता है? क्या रणनीति होनी चाहिए? इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच चाहिए, मतलब कई मोर्चों पर काम करना होगा। सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन, यानी विविधीकरण। सिर्फ एक दो देशों पर निर्भर मत रहो। लैटिन अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जहां भी मौके मिले वहां से सोर्स करो। हाँ, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना। जैसे हम तेल का भंडार रखते हैं ना इमरजेंसी के लिए, वैसे ही इन जरूरी खनिजों का भी एक राष्ट्रीय भंडार बनाना होगा, ताकि सप्लाई में कोई दिक्कत आए तो काम चल सके। तीसरा, स्थिर और संतुलित समझौते करना। हमें लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करने होंगे जो कानूनी तौर पर पक्के हों और उनमें सिर्फ हमारे फायदे की बात ना हो, बल्कि मेजबान देश की सरकार, वहाँ की लोकल कंपनियों, सबके हितों का ध्यान रखा जाए। पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी समझौते का हिस्सा बनाना जरूरी है, ताकि लोकल लेवल पर विरोध कम हो। मतलब एक विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल। और आखिरी बात, एक संतुलन साधना होगा। हमें अपने देश के अंदर भी इन खनिजों को खोजने निकालने की क्षमता बढ़ानी होगी। हमारा जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन NCMM है, उसे मजबूत करना होगा। पूरी तरह आत्मनिर्भर शायद न हो पाए, लेकिन बाहरी स्रोतों पर निर्भरता और घरेलू उत्पादन के बीच एक सही बैलेंस बनाना जरूरी है। इससे हमारी सप्लाई चेन ज्यादा मजबूत और लचीली बनेगी। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, तो हमने समझा कि भारत के बड़े आर्थिक और क्लीन एनर्जी लक्ष्यों के लिए लिथियम, कॉपर जैसे खनिज कितने ज्यादा जरूरी हैं। लैटिन अमेरिका अपने लिथियम ट्रायंगल और कॉपर भंडारों के साथ एक बहुत बड़ा संभावित स्रोत है, लेकिन वहां चीन पहले से ही बहुत मजबूती से जमा हुआ है। भारत की शुरुआत अभी थोड़ी धीमी है, पर काबिल का अर्जेंटीना वाला समझौता एक पॉजिटिव साइन है। हमने ये भी देखा कि भारत के लिए असली मौका सिर्फ खनिज निकालने में नहीं, बल्कि सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, पारदर्शिता और वैल्यू एडिशन के जरिए एक नॉलेज पार्टनर बनने में है। लेकिन रास्ता मुश्किल है। पर्यावरण की चिंताएं हैं, राजनीतिक अस्थिरता का डर है, ग्लोबल मार्केट का उतार चढ़ाव है। इनसे निपटने के लिए डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रैटेजिक रिजर्व, संतुलित समझौते और घरेलू क्षमता बढ़ाने जैसी कई चीजें करनी होंगी। बिल्कुल। और UPSC एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना जरूरी है कि ये टॉपिक कई सब्जेक्ट्स को जोड़ता है। IR, इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस। प्रीलिम्स के लिए काबिल, लिथियम ट्रायंगल, NCMM जैसे फैक्ट्स, और मेंस के लिए भारत की रणनीति, चुनौतियां, अवसर, चीन का एंगल, इन सब का एनालिसिस जरूरी है। बड़ी पिक्चर ये है कि ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल रिसोर्स कंपटीशन भारत की फॉरेन और इकोनॉमिक पॉलिसी को शेप कर रहा है। और जाते जाते एक सवाल आप सबके सोचने के लिए, क्या भारत सिर्फ एक रिसोर्स खरीदने वाले देश की भूमिका से आगे बढ़ पाएगा? क्या हम लैटिन अमेरिका के साथ सच में एक ऐसी साझेदारी बना सकते हैं जो टिकाऊ हो, जिसमें ज्ञान का लेन देन हो और जो दोनों के लिए फायदेमंद हो? एक ऐसी पार्टनरशिप जो भारत को दुनिया में सिर्फ एक जरूरतमंद देश नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार, एक इनोवेटिव पार्टनर के तौर पे स्थापित करे। ये सिर्फ खनिज पाने का सवाल नहीं, ये भारत की वैश्विक छवि का भी सवाल है। अगर आपको आज की ये चर्चा, ये विश्लेषण उपयोगी लगा और आप ऐसे ही और विषयों पर गहराई से बात सुनना चाहते हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपके कोई सवाल है या किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, उसकी गहराई में उतरने के लिए।